नमस्कार एंड वेलकम बैक। मैं मुकेश बाकर आपके सामने आज एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूं जिसको सुनकर आप कहोगे कि ये तो हमें आ रहा है या फिर ये हमारा सुना हुआ है पहले से। तो जो अपना टॉपिक है उसका नाम है प्राइम नंबर। लग रहा है ना कि ये नाम कहीं पर सुना है हमने। जी हाँ, ये वही टॉपिक है और इसको हिंदी में बोलते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या है आपके सेकंड थर्ड क्लास में सिखा दी जाती है कि अभाज्य संख्या कौन सी होती है, भाज्य संख्या कौन सी होती है, सम कौन सी होती है, विषम कौन सी होती है। तो वही है अपने टॉपिक आज का, वही रहेगा अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि उसके बंटन। तो इसका अध्ययन करते हैं अपनी क्लास स्टार्ट। तो ये है प्राइम नंबर, प्राइम एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि अभाज्य वे उसके बंटन। अभाज्य वे उसके बंटन। तो सबसे पहले तो भाई मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अभाज्य संख्या कौन सी होती है। अभाज्य संख्या कौन सी होती है भाई? अरे अभाज्य संख्या कौन सी होती है? कोई ऐसा भी है जिसको अभाज्य संख्या की परिभाषा नहीं आ रही है? यदि नहीं आ रही है तो बताएंगे अभी, और तो क्या। तो अभाज्य संख्या कौन सी होती है? वह संख्या जिसमें स्वयं व एक के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग न जाता हो, अभाज्य संख्या कहलाती है। मैंने आपको एक चीज पहले बताई थी कि आप चाहे सेकंड क्लास में पढ़ो, चाहे फर्स्ट में पढ़ो, चाहे थर्ड में पढ़ो, चाहे फोर्थ में, चाहे फिफ्थ में, कोई सी भी क्लास में पढ़ो, चाहे आप कॉलेज में, एमएससी में, कहीं पर भी पढ़ो, तो परिभाषा है उसमें कोई बदलाव नहीं होता है। हाँ, उसकी लैंग्वेज में चेंजिंग हो सकता है, लेकिन जो परिभाषा है, दोनों परिभाषाएं हैं, उनका अर्थ एक ही निकलने वाला है। तो वही अभाज्य संख्या है जो हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ी थी, छोटी कक्षाओं में जो पढ़ी थी ना अभाज्य संख्या, वही अभाज्य संख्या है। ये ऐसे नहीं कि मैं यहाँ पे आप कॉलेज लेवल में आ गए तो अभाज्य की भाज्य बन जाएगी, कभी नहीं होगी। अभाज्य की अभाज्य ही रहने वाली है, और वही परिभाषा है जो आपने पहले की कक्षा में पढ़ी। बस अब इसमें चेंजिंग कितना होने वाला है, यहाँ पे मैं कोई मान लेके आ जाऊंगा कि भाई मैंने मान लिया कि एक मान p अभाज्य संख्या है जिसमें स्वयं व एक के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता, तो वो अभाज्य संख्या कहलाती है। क्लियर है? तो अभाज्य संख्या के बारे में हम पहले लिखते हैं, फर्स्ट नंबर लगा दो ये, कि वह संख्या जिसमें एक वह संख्या, जैसे कि मान ली p, स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती है, यानी कि उसमें भाग केवल या तो स्वयं का जाएगा या जाएगा तो एक का जाएगा, एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी भी संख्या का भाग नहीं जाएगा। तो मुझे बताओ कि अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है भाई? उदाहरण बताओ। उदाहरण यहां पे लिख लेते हैं। उदाहरण एक हो जाएगा, दो हो जाएगा। अब कोई कहेगा कि यहाँ पे सर दो कैसे लिखा, तो ये बताने की जरूरत नहीं है भाई कि दो कैसे लिखा मैंने, क्योंकि जो दो है, तीन है, पांच है, सात है, ये सारी अभाज्य संख्या है, क्योंकि इनमें स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्या का भाग नहीं जाता है। और रही बात दो की, यहाँ पे कईयों के कंफ्यूजन ऐसा होता है, कई तो ऐसे महानुभाव भी है जो कि अभी कॉलेज स्टैंडर्ड में आ गए हैं, लेकिन फिर भी उनके कंफ्यूजन ये दो वाला रह रहा है। तो उनको मैं बता दूं कि यहाँ पे जो ये दो है, दो अभाज्य संख्या है, क्योंकि इसमें दो के अलावा क्या किसी अन्य संख्या का भाग जा रहा है? एक का ही जा रहा है, या फिर इसमें दो का भाग जाएगा। तो ये भी एक अभाज्य संख्या है। 3, 5, 7, अब कई जने 9 भी लिख देते हैं, है ना, कि भाई विषम चल रही है तो आगे आगे चलते लिखते रहते हैं। तो यहाँ पे 9 नहीं आएगा, क्योंकि 9 में 3 का भाग जा रहा है। तो स्वयं के अतिरिक्त
एक का भाग जाना चाहिए और किसी भी संख्या भाग नहीं जाना चाहिए। आदि लिख दियो, 11 आएगा उसके बाद मैंने। अब यहां पे इसके एक चीज का ध्यान रखना कि एक मात्र दो ही समअभाज्य संख्या है, मात्र दो ही। दो संख्या होती है, ये वाला दो, केवल एक ही ऐसी संख्या है जो सम होते हुए भी अभाज्य संख्या है, और जो बाकी की अभाज्य संख्या है वो सारी क्या है, विषम है, सम नहीं है। केवल मात्र दो ही है, दो जो संख्या है वही आपके अभाज्य और सम संख्या है, बाकी की अभाज्य है लेकिन सम नहीं है। क्लियर है? तो आगे देखो, आगे आ जाते हैं हम भाज्य संख्या। भाज्य संख्या की परिभाषा क्या होगी, जिसमें संख्या p के अतिरिक्त अन्य संख्या का भी भाग संख्या से भी विभाज्य हो, यानी कि जिसमें स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्या से भी विभाजित। तो अन्य संख्या कौन सी होगी, अन्य संख्या मैंने लिखी यहां पे देखो, उदाहरण के रूप में मैंने लिखी 4। 4 में 4 का भाग तो जा ही रहा है, 1 का भाग भी जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ में 2 का भाग भी तो जा रहा है, पूरा पूरा 2 से विभाज्य रह रही है। इसमें क्या रूल होता है, इसमें शेषफल रहेगा। शेषफल कितना रहेगा इसमें, कुछ भी रहो, 2 में सॉरी ये नहीं, इसमें आप देखना 4 संख्या ली हमने, तो इसमें किसी भी संख्या भाग दूंगा, जैसे कि यहां पे 4 है तो इसमें 1 का भाग जाएगा, 2 का भाग भी जा रहा है, तो 2 संख्या को भाग जा रहा है इसमें, 1 और स्वयं के अतिरिक्त, यानी कि 1 और 4 के अतिरिक्त इस 2 संख्या का भी तो भाग जा रहा है, 2 से ज्यादा का संख्या का भाग जा रहा है इसमें, तो ये क्या होगी, भाज्य संख्या होगी, जिसको कंपोसाइट बोलते हैं। यहां पे जैसे कि मैंने लिख दिया 6, तो 6 में बताओ देखें, 6 में किसका भाग जा रहा है, 6 का तो जा रहा ही है, साथ साथ में 1 का भी जा रहा है, और किसका जा रहा है, 3 का जा रहा है, 2 का जा रहा है, तो 1 2 3 और 6 ये इतनी संख्या हो गई। तो क्या ये संख्या भाज्य है या अभाज्य संख्या, तो ये संख्या है भाज्य। क्लियर है? उसके बाद में आपके आती है सहभाज्य, थर्ड नंबर है सहअभाज्य संख्या, यानी को प्राइम नंबर। तो ये जो संख्या होती है इसमें क्या रूल होता है, सहअभाज्य संख्या, इसमें कोई भी 2 संख्या है, जैसे कि मैंने ले ली 4 और 5, ये ले ली, तो इनमें जो उभयनिष्ठ है वो उभयनिष्ठ 1 होगा। 2 संख्या, जैसे 2 संख्याएं ए व बी, जिसमें उभयनिष्ठ 1 क्या कहलाएगी, सहअभाज्य संख्या। अब 4 और 5 ले लिया, तो इसमें बताओ मुझे उभयनिष्ठ क्या है, 1 ही है, तो ये क्या कहलाएगा, सहअभाज्य संख्या। 6 और 7 ले ली मैंने, तो इनमें बताओ मुझे, देखें क्या आ रहा है, कॉमन क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, 1 ही आ रहा है। तो जब संख्या 2 संख्याओं में कॉमन उभयनिष्ठ 1 ही हो, 1, तो वो क्या कहलाएगी, आपके सहअभाज्य संख्या। अब आपके आगे आता है ट्विंस नंबर, जुड़वा। जुड़वा अभाज्य, जुड़वा अभाज्य क्या होता है, जुड़वा अभाज्य ट्विंस बोलते हैं, जुड़वा को ट्विंस बोलते हैं ना, अरे जुड़वा को ट्विंस बोलते हैं, जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं तो उनको क्या बोलते हैं, ट्विंस। सेम शक्ल के, सेम उसके हाव भाव तो सेम नहीं होते हैं। कई मूवियों में ऐसा होता है कि भाई जुड़वा होते हैं तो उनमें एक में यदि एक्टिविटी हो रही है तो दूसरे में ऑटोमेटिक हो जाती है, ये सब फिल्मों में होता है।
रियलिटी में नहीं होता ऐसा कुछ भी। तो ट्विंस, तो ट्विंस के बारे में हम क्या जानते हैं? ट्विंस का मतलब होता है दो, बिल्कुल सही है, दो होता है। अभाज्य का मतलब क्या होता है? अभाज्य जिसमें स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्या भाग नहीं जाता। तो दो उत्तरोत्तर विषम अभाज्य संख्या, जैसे कि मैंने ले ली 3 और 5, दो विषम अभाज्य उत्तरोत्तर, दो उत्तरोत्तर विषम अभाज्य, दो उत्तरोत्तर विषम अभाज्य। ये मैं आप समझ जाना, परिभाषा है ना, परिभाषा मैं केवल आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, यहाँ पे अच्छी राइटिंग से नहीं लिख रहा हूं, इसीलिए भाज्य संख्या का अंतर दो हो, अंतर दो हो तो वो क्या कहलाएगी? ट्विंस प्राइम जुड़वा अभाज्य कहलाएगी। जुड़वा अभाज्य कब कहलाती है? जब दो संख्याएं हैं, जब दो विषम संख्याएं हैं, विषम अभाज्य संख्याएं हैं, उन दोनों का अंतर यदि दो है तो वो क्या कहलाएगी? ट्विंस प्राइम। इज दैट क्लियर? हैव यू एनी कंफ्यूजन? नहीं है ना? बस तो चलने दो आगे, आगे अपने आ जाएगा। उसके बाद में आता है परफेक्ट। परफेक्ट, परफेक्ट यानी क्या होता है भाई? परिपूर्ण। कहते हैं ना कि भाई परफेक्ट, एकदम परिपूर्ण संख्या, परिपूर्ण। परिपूर्ण संख्या कौन सी होती है? जिसमें स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्या का भाग भी जाता हो और जो जिन जिन संख्याओं का भाग जाता है उन संख्याओं का योग n है। यानी आप यहां पे देखो 6 है, 6 मैंने लिखा, तो परफेक्ट नंबर कौन से होते हैं? आप इस एग्जांपल से समझ लेना, n योग होता है। n क्या होता है? ये आपके शायद कंफ्यूजन हो सकता है इनमें, है ना? तो उससे अच्छा है कि आप इस एग्जाम्पल को देखो, एग्जाम्पल को देखते ही आपके पूरा क्लियरनेस हो जाएगा कि क्या मैटर है, क्या परिपूर्ण संख्या होती है, परफेक्ट नंबर है क्या आखिरकार। तो यहां पे है अपने 6, तो 6 में बताओ मुझे कि किस किस संख्या का भाग जाएगा? a का भाग जाएगा, 2 का भी जाएगा, 3 का भी जाएगा, 4 का नहीं जाएगा, 5 का नहीं जाएगा और 6 का तो जाता ही ऑब्वियसली। तो यहां पे जो संख्याएं हैं स्वयं के अतिरिक्त किन किन संख्या का भाग गया? 1, 2 और 3 का भाग गया ने, तो इनका योग इस संख्या के बराबर होगा। यानी कि 1 + 2 + 3 योग हो गया ना n, कितना हो गया? 3, 2, 5 और 1 6 हो गया। बस यही होती है आपके परफेक्ट नंबर, परिपूर्ण संख्याएं। क्लियर है? ये इनके 5 पार्ट्स थे प्राइम नंबर के। प्राइम नंबर अपने जो भी थे ना, ये 5 ट्विंस, परफेक्ट और भाज्य एंड से अभाज्य जो भी थे, ये जो पार्ट्स है इनकी परिभाषाएं और इनके एग्जांपल्स का अध्ययन हमने कर लिया है। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है भाई? क्वेश्चन है सभी अभाज्य लेस देन इक्वल रूट संख्या को संभव भाजक मानकर जांच कीजिए कि क्या निम्न संख्या अभाज्य है। जिसमें हमारे पास में दिया हुआ है प्रश्न नंबर 607, है ना? तो एक नंबर लेते हैं हम 607, यहां पे लिखेंगे हम 607। तो मुझे ये बताओ क्या पूछ रहा है ये? सभी अभाज्य संख्या को संभव भाजक मानकर जांच कीजिए क्या निम्न संख्या अभाज्य है। ये हमें करना है। तो उससे पहले मुझे ये बताओ कि जब हम वर्ग करते हैं, है ना, तो उस संख्या से यदि हम गुणा करें
उसी संख्या से हाईएस्ट संख्या वही होती है। तो ये जो संख्या है वो किन किन दो संख्याओं के वर्ग के बराबर हो रही है? एक तो आप देखना कि 25 का वर्ग कितना होता है? 625 होता है। तो इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 25 को 25 से ज्यादा, अब 25 से 20 से गुणा करते ही संख्या ज्यादा जाएगी नहीं, तो हाईएस्ट जो संख्या होगी वो 25 प्राप्त होगी अपने पास। यानी कि 607 के जस्ट आगे वाली संख्या कौन सी होगी? 625 यदि वर्ग करे तो। और उससे पहले वाली बात करें तो पहले वाली प्राप्त हो सकती है अपने 24, जो कि क्या है? 276, यही है। तो हमें संख्या है कहां तक लेनी है? लास्ट 25 तक। कौन कौन सी अभाज्य संख्या है वो संख्या अपने को लेनी है। तो अभाज्य संख्या कौन सी होती है? हमें क्या करना है कि सभी अभाज्य संख्या को संभव भाजक मानकर जांच कीजिए कि क्या निम्न संख्या अभाज्य है। क्या ये जो संख्या दी हुई है वो अभाज्य संख्या है? इसकी जांच करने के लिए हम क्या करेंगे? 25 तक जो भी अपने पास में अभाज्य संख्या प्राप्त होती है उनका एक एक करके भाग देंगे। यदि भाग जाता है तो ये अभाज्य संख्या नहीं है, और यदि भाग नहीं जाता है किसी भी संख्या का पूरा पूरा, पूर्णतः विभाजित नहीं होती है, तो हम क्या कहेंगे कि दिया गया मान क्या है? अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या कौन कौन सी होगी भाई? यहां पे 2, 3, 5, 7, 11, 13, फिर 17, 19 और 23, यही होगी। अरे यहां तक 25 तक यही तो अभाज्य संख्या है। 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 8, 9 नहीं है, भाग जा रहा है नहीं। फिर उसके बाद 11 है, 12 में भी जा रहा है, 13 है, 14 में जा रहा है, 15 में जा रहा है, 16 में जा रहा है, फिर 17 है, फिर 19 है और फिर 23 है। यही हमारे पास में अभाज्य संख्या। तो क्या इनमें से किसी भी संख्या का पूरा पूरा भाग जा रहा है? अरे 607 में देख 2 का भाग नहीं जा रहा, 3 का भाग। 3 का रूल क्या होता है कि संख्या को जोड़ो और यदि वो योग 3 के पारे में प्राप्त होता है तो वो भाज्य होगी। उसके बाद में 5 का रूल क्या होता है? किसी भी संख्या के इकाई का अंक 0 या 5 है तो उसमें 5 का भाग जाएगा। फिर 7, 11, 13, 17, 19 और 23, एक भी संख्या का इसमें पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। और पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा तो हम क्या कहेंगे कि 607 एक अभाज्य संख्या है, क्योंकि किसी भी संख्या भाग नहीं जा रहा है। अरे यहाँ पे जो हमने जितनी भी अभाज्य संख्या ली है उनमें किसी भी संख्या का इसमें पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है, और पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा तो क्या होती है? वो पूरा पूरा क्या भाग? इसमें भाग नहीं जा रहा है, पूर्णतया भाग नहीं जा रहा है। जब तक शेषफल 0 न बच जाए तो एक भी संख्या का भाग नहीं जा रहा है, इसलिए दिया गया मान क्या है? अभाज्य संख्या। क्लियर है? अब सेकंड 701 है, वो किन किन के मध्य है? 26 एंड 27 के मध्य। 26 और 27 के मध्य है। इन दोनों का जो वर्ग है वो इन दोनों के मध्य। तो अब क्या करेंगे भाई? पहले अभाज्य संख्या लेंगे। अभाज्य संख्या कौन कौन सी है? तो 26 से छोटे जितनी भी अभाज्य संख्या है सारों को लिख दो। तो कितनी नहीं है? 2, 3, 5, 7, 11, 13, फिर हो जाएंगे 17, 19 एंड 23, यही संख्या है। तो अब है इनमें से जितनी भी अभाज्य संख्या प्राप्त हुई एक एक करके हम इनमें भाग देंगे, और भाग हम देने पर प्राप्त करेंगे कि किसी भी संख्या है उसका पूर्णतया भाग नहीं जा रहा है, यानी कि पूरा पूरा विभाजित नहीं हो रहा है। तो क्या कहेंगे कि 701 भी क्या है? एक अभाज्य संख्या है। हो गया 701 अभाज्य संख्या। उसके बाद में आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है भाई? नेक्स्ट हो जाएगा आपके 1009। 1009। तो 1009 भाई कम संख्या और अधिकतम संख्या कौन कौन सी हो सकती है? 30 का कितना होता है? 30 क्या? 31 का हुआ। 31 एंड 32, 1009 है ना, तो 31 एंड 32। तो इसको मैं क्या लिखूंगा?
31 एंड 32, इन दोनों के मध्य में ये होगा वर्ग। ये जो संख्या है वो 31 और 32 के बीच में होगी। तो अब 31 से पहले जितनी भी अभाज्य संख्या है 31 से पहले, तो वो सारी लिखेंगे। 31 और 32 के बीच में है ना ये मान 1009। तो हम हैं जो अभाज्य संख्या है वो कहां तक लिखेंगे? अभाज्य संख्या हम लिखेंगे, अरे यहां तक तो लिखेंगे इन्हें, कहां तक? 31 तक। तो कौन कौन सी संख्या होती है भाई? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 एंड 31। फिर वही रूल, 31 से छोटी सभी अभाज्य, ये आप लोग लाइन लिखते रहना है ना, संख्याओं का एक एक करके भाग देने पर पूर्णतः विभाजित नहीं हो रही है। अतः 1009 भी एक अभाज्य संख्या है। क्लियर है भाई? ये जो है आपको लिखना है, ये इस तरह से आपको अभाज्य संख्या है या नहीं है वो पता लगाना है। क्लियर है भाई इतना? अरे समझ में आ गया ना? बिल्कुल इजी था। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे। बस इतना ही है ना ये क्वेश्चन? तो 3 ही थे, बस 3 ही थे। तो नेक्स्ट पे जाओ, ये रहा। अब ये तो भाई क्या बताएं इसको, 560 को अभाज्य खंडों के गुणन के रूप में व्यक्त कीजिए। 560 को खंडों के गुणन के रूप में व्यक्त करना है। तो इसमें व्यक्त करने के लिए देखो अलग अलग तरीके। एक तो देखो मैं ऐसे लिख सकता हूं, 560 बराबर क्या लिखूंगा? 2 इंटू 280 लिख दिया। उसके बाद में मैं क्या लूंगा? 280 लिख दिया इंटू 2 इंटू, अब इसके आधे कितने होते हैं? 140। तो 2 इंटू 140 से, फिर वैसे करो तो वैसे कर लेना, आप वैसे देख लेना एक एक करके, फिर इनके वर्ग होंगे। देखो ये होगा, तो देखो चलो इससे कर लेते हैं। फिर 140 का क्या लिखूंगा मैं? ये हो जाएगा आपके 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, ये हो जाएगा 140 है तो 70, और फिर 70 लिखूंगा तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 35। फिर 35 का क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, अपने हो जाएगा 35 क्या लिख सकते हैं? 5 इंटू 7। ऐसे से भी इसको कर सकते हैं, या अदरवाइज इसको डायरेक्टली है खंडों में के रूप में, गुणन के रूप में व्यक्त करना है ना, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। यहाँ पे आप ऐसे 2 का स्क्वायर लिख दो, फिर 2 का क्यूब लिख दिया, 2 की घात 4 लिख दी, यहाँ पे 2 की घात 4 इंटू 5 इंटू 7 लिख दिया। या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हो, इसको 2 का भाग दिया, 2 का भाग दिया तो कितनी बार चला जाएगा? 280 बार दिया, फिर 2 का भाग दिया कितनी बार चला गया? 140 बार, फिर 2 का भाग दिया कितनी बार चला गया? 70 बार, फिर 2 का भाग दिया कितनी बार चला गया? 35 बार, फिर 5 का भाग दिया और 7 एंड 7। तो इनको है गुणा कर लिया, तो 2 की पावर कितनी होगी? 1 2 3 4 होगी, इंटू 5 इंटू 7। यह जो है इसका खंडों के रूप में व्यक्त हो गया है, गुणन के रूप में। जो खंड है, खंड क्या होते हैं? टुकड़े। खंड का मतलब यही तो होता है कि किसी भी संख्या है उसका टुकड़े करना, गुणन खंड है। गुणा के रूप में खंड करना, गुणा के रूप में तोड़ना कोई भी संख्या है उसको। अरे मैं ये कहूं कि 20 है तो 20 को मैं क्या लिख सकता हूं? 10 इंटू 5, यानी कि उसके टुकड़े कर दिए मैंने। तो बस वही चीज है इसमें कि जो अभाज्य संख्या है उसको खंडों के रूप में व्यक्त करना है, गुणन के रूप में। गुणन खंड कह दो चाहे खंड गुणन कह दो, बात तो एक ही है। जो हमें मान लाना है वो क्या लेके आना है कि जो भी संख्या होती है, जो भी अभाज्य संख्या है, उनका गुणा हमारे पास में जो संख्या दी गई है टोटली, वो उसके बराबर होनी जरूरी है, कंपल्सरी है। क्लियर है? हो गया क्वेश्चन? बस तो यही तो था क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये है अपने बासनिक थ्योरम में कि 3 क्रमागत पूर्णांकों में से एक 3 से भाज्य।
तो भाई मुझे आप ये बताओ कि 3 क्रमागत पूर्णांक हम ले रहे हैं, तो 3 क्रमागत पूर्णांक हमने बार बार लिए हैं, और आपको पता भी है कि 3 क्रमागत पूर्णांक कौन कौन से होते हैं। तो मुझे बताओ देखिए भाई कौन कौन से होंगे। आप लोग तो क्या बताओगे, आप लोग तो कल्पना कर लो है कि भाई कौन कौन सी संख्या हो सकती है। कौन कौन सी होगी? एक तो हम लिख सकते हैं n, हो गई संख्या फर्स्ट नंबर। सेकंड वाली n प्लस क्रमागत संख्या, क्रमागत, क्रम के अकॉर्डिंग आगे आगे बढ़ना, बस वही तो होती है क्रमागत। तो एक n ले ली, एक n प्लस 1 ले लिया, और एक ले लिया n प्लस 2 ले लिया। अब हमें इसने क्या पूछा है कि किन 3 क्रमागत पूर्णांकों में से एक 3 से भाज्य है, एक 3 से भाज्य है। तो तीनों संख्या हैं उनका गुणन करेंगे, तो मैं क्या लिखूंगा 3 n प्लस 1 n प्लस 2, और इनका गुणन क्या होता है फैक्टोरियल 3 इक्वल टू 6 होता है। होता नहीं है मान? अरे ये तो हमने जस्ट पिछली वाली एक्सरसाइज में किया था ना, बार बार हम पीएमआई निकाल रहे थे, गणितीय आगमन का सिद्धांत कर रहे थे। उसमें हमारे पास में जब भी कोई 2 या 3 या 4 क्रमागत संख्या आ रही थी, तो हम उसको संख्या के अकॉर्डिंग है उसका फैक्टोरियल लिख रहे थे। और यहाँ पे 3 क्रमागत संख्या गई तो उसका फैक्टोरियल कितना होगा? 3 होगा। तो इसको मैं ये लिख सकता हूं 3 n प्लस 1 n प्लस 2 6 है, जो कि 3 से भाज्य होगी। और 3 क्या है? 3 एक अभाज्य संख्या है। बस यही तो थ्योरम है, कुछ भी नहीं था इसमें। अब कई क्या होते हैं कि इसको ऐसे देखते हैं कि यार ये तो हिंदी में आ गई, किन्हीं 3 क्रमागत पूर्णांकों में से एक 3 से भाज्य है। अब हिंदी में आ गई यार, इसका क्या करें? तो अरे हिंदी में आ गई तो क्या हुआ, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाओ आप, कुछ भी नहीं करना है इसमें बस आपको ये ध्यान में होना चाहिए कि किन्हीं 3 क्रमागत। तो क्रमागत संख्या कौन कौन सी होती है? क्रमागत संख्याएं आप कोई सी भी ले लो, चाहिए x ले लिया तो x प्लस 1 x प्लस 2 होगी, और यदि n लेते हैं तो n के अकॉर्डिंग ये मान हो जाएगा। इनका गुणन हम जानते हैं कि फैक्टोरियल 3 होगा, और फैक्टोरियल 3 का मान कितना होता है? 6 होता है। तो 6 है, उसमें भाग जा रहा है या नहीं जा रहा? भाग जा रहा है 3 का। तो हम क्या कहेंगे कि दिए गए मान, दिए गई जो 3 क्रमागत पूर्णांक है उसमें 3 का पूरा पूरा भाग जाएगा, 3 से वे भाज्य होगा। ये सिद्ध हो चुका है। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कहते नहीं। तो इस तरह से है हमने नॉर्मल जानकारी, इंट्रोडक्शन ऑफ प्राइम नंबर कर लिया है। संख्याएं हैं उनके अलग अलग प्रकार थे, भाज्य, अभाज्य और जुड़वां और सहभाज्य, पूर्णांक और परिपूर्ण। इनके प्रकारों के बारे में हमने अध्ययन किया। साथ ही साथ हमने है उनके खंडों के बारे में अध्ययन किया, और ये एक थ्योरम भी की, कुछ एग्जांपल्स भी किए। आराम से आपने सही ध्यान से पढ़ा होगा, उम्मीद करता हूं। और अब है अगला टॉपिक है, वो इन्हीं से रिलेटेड होगा। क्वेश्चंस है, जैसे कि थ्योरम में है तो थ्योरम में करेंगे, अदरवाइज है क्वेश्चंस है तो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग है हम आगे बढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में जस्ट से आगे होगा प्राइम नंबर, जो कि अभाज्य संख्या है, उसके बारे में आप जानते हो। वैसे आपने इसके बारे में पिछली कक्षा में काफी अध्ययन कर लिया है, लेकिन फिर भी आपको मौका मिला है, तो उम्मीद करता हूं कि आप इस मौके को नहीं गंवाने दोगे, इस अवसर का फायदा उठाओगे। धन्यवाद।